नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश के कैंप ऑफिस में बैठक हुई और इस बैठक में कई जिले के शांति और सद्भाव बनाए रखने को चर्चा की गई। बैठक में मस्जिद कमेटी और पीस कमेटी के लोग भी शामिल हुए। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एडीसीपी की भी बैठक में मौजूद रहे। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया। वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का फैसला लिया है और इस सब के बीच शांति और सौहार्द के लिए ये अहम बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रूटीन मीटिंग है और रूटीन मीटिंग हो रही है और भी आगे भी होती रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत से त्योहार आ रहे हैं, आगे हमारा मुहर्रम भी आने वाला है एक आध महीने के बाद और सावन भी शुरू होने वाला है। तो ये सब चीजों को देख करके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आप लोग का क्या राय है? जो सुप्रीम देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छा है हमारे नुक्ते नजर से। पहली बात तो यह है कि जो सिविल जज के पास से एक केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया। दूसरी बात, उसमें जो ऑर्डर 7 रूल 11 पे पहले बहस होगी, आया ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं है, जो इन लोगों ने ओवरलुक कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। उपेंद्र, देखिए, अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद ही बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। अब जब तक जिला कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आ जाता, आने वाले दिनों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरीके का इंतजाम देखने को मिल सकता है? बैठकें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, इसी कड़ी में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कड़ी में प्रशासनिक जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उसमें आज वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने आज पीस कमेटी की एक मीटिंग में, जिसमें जो इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं यासीन, वो पहुंचे थे और भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे। तो कैसे इस पूरे मूवमेंट को, हालांकि उन्होंने मीडिया से कहा कि ये त्योहार के मद्देनजर और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया, लेकिन जो हमारे पास खबर है वो ये कि जो मुद्दा था वो ज्ञानवापी सर्वे के बाद जो पैदा हुए हालात हैं, उनमें कैसे शांति व्यवस्था बरकरार रखी जाए, उसको लेकर कुछ निर्देश, कुछ आदेश दिए गए। अब सबकी निगाहें 23 तारीख को लगी है। 23 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। इस बार फर्क इतना है कि जो सुनवाई अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में हो रही थी, अब उसकी सुनवाई जिला जज करेंगे। आज पत्रावली सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज की अदालत ट्रांसफर हो गई है। 23 मई को इस पर सुनवाई होगी। 2 मुद्दों पर सुनवाई होनी है। पहली कि जो वादी पक्ष यानी मंदिर पक्ष है, उसने जो नया सर्वे का जो एप्लीकेशन दिया है, उस पर सुनवाई होनी है, जिसमें जो तहखाने हैं उनकी दीवारों को तोड़कर, यानी कि जो दरवाजे चुन लिए गए, जो दरवाजों को दीवार से कवर कर दिया है, उनको तोड़कर अंदर मलबा हटाकर तहखानों के सर्वे की बात है। दूसरा, जो शासकीय अधिवक्ता है, उन्होंने मछलियों के जीवन संकट की जो हौज खाना है जिस पर कथित शिवलिंग मिला था, तो वहाँ जो मछलियां थी उनके जीवन संकट को लेकर एक एप्लीकेशन डाली थी, उस पर सुनवाई होनी है। जो वादी पक्ष की एप्लीकेशन है, उस पर मस्जिद पक्ष की ओर से आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन उस दिन क्योंकि वाराणसी में वकीलों की हड़ताल थी और सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन आदेश दिया था, 3 बजे तक रोक लगाई थी, तो उस परिप्रेक्ष्य में 23 मई की तारीख इस पूरे मामले में नियत कर दी गई थी। तो इन 2 मामलों में, चूंकि जो अब हिंदू पक्ष की ओर से जो अब अपील की गई है अतिरिक्त सर्वे की, वो एक स्पेशल कमीशन के तहत होता है, क्योंकि उसमें कुछ तोड़फोड़ होगी और जो अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सामान्य कमीशन सर्वे की कार्रवाई हुई है। उसमें केवल देखा जाता है, वीडियोग्राफी की जाती है, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं होती। तब ऐसे में क्या इस पर जिला जज की अदालत में क्या सुनवाई, क्या दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत क्या फैसला देती है,
तो फिलहाल 23 मई तक जो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो कल जुमे में जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर में बड़ी भीड़ पहुंची, वहां पर बाद में नमाजियों को वापस करना पड़ा, इतनी अतिरिक्त भीड़ पहुंची, कुछ गहमा गहमी के हालात हुए, तो ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो और शांति व्यवस्था बरकरार रहे। बिल्कुल, चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको देते चले, बिहार पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष को यहां पर बिहार पुलिस की ओर से बर्खास्त किया गया है। नरेंद्र कुमार धीरज सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। नरेंद्र कुमार धीरज पर आरोप लगे हैं, आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की थी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिहार पुलिस की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी के दौरान मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष बर्खास्त किए गए। उन पर आरोप लगा था। नरेंद्र कुमार धीरज सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। और देखिए, मधुबनी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आम तोड़ने के आरोप में 2 बच्चों की पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। रोते बिलखते इन मासूम बच्चों को देखिए। इन दोनों पर बागीचे से आम और लीची तोड़ने का आरोप है। बेरहम बगीचे का मालिक इन दोनों को रस्सी से बांधकर पीट रहा है। मासूम बच्चे उससे रहम की भीख मांग रहे हैं, पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो दोनों इस तरह की सजा दे रहे हैं मानो दोनों ने कोई गंभीर अपराध किया है। इन दोनों को आम तोड़ने की क्या सजा मिली है, यह देखने के लिए ये वीडियो काफी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत की है। पिटाई करने वाले व्यक्ति का खौफ और उसकी पहुंच के कारण पीड़ित के परिजनों ने आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया, पर दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज 18 आगे आया है, जिससे दोनों बच्चों को इंसाफ मिल सके। जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी उपेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जैसे ही थाना को सूचना मिली, वो तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। चूंकि यह जगह नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, यहाँ घटना करके लोग नेपाल में चले जाते हैं, जहाँ से पकड़ कर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग पूरा जोर शोर से उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मासूम की पिटाई करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है, जिससे दोनों मासूम को इंसाफ मिल सके और भविष्य में कोई भी इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। मधुबनी से न्यूज 18 के लिए अमित रंजन की रिपोर्ट। झारखंड के लोग पैसा खर्च करके कोरोना का बूस्टर डोज लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब तक 2.07 करोड़ में से केवल 12,495 लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लिया है। राज्य में 18 से 59 साल के 2,07,09,389 लोगों को पैसा खर्च कर प्रिकॉशन डोज लेना है। आपको बताते चले कि राज्य के 12 जिलों में प्रिकॉशन डोज का टीका लगना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में 6,897, रांची में 2,894, धनबाद में 2,175 लोगों ने टीका लिया है, जबकि चतरा में 4, देवघर में 3, पलामू और गुमला, दुमका और पश्चिम सिंहभूम में केवल एक व्यक्ति ने ही पैसा देकर प्रिकॉशन डोज लिया है। प्राइवेट में लेने जाते तो 300 रुपया बोलता है, और सरकारी में तो अभी इधर उधर करके लेना पड़ेगा, इसमें दौड़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना होता तो होता है, नहीं तो नहीं। उसके लिए भी बहुत ही चल रहा है। सभी वैक्सीन का रफ्तार धीमा हो गया है और मेरे हिसाब से लगता है कि जितना रेस्ट्रिक्शन था सब हट गया है, तो अब शायद लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सारा बाज़ार खुल गया, सारा स्कूल कॉलेज खुल गया, सभी चीज़ आदमी अपने नॉर्मल लाइफ की तरह। और वहीं कटिहार में जनजातीय उपयोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बड़े बड़े कंटेनर का वितरण किया गया। कृषि विज्ञान ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को ये लाभ दिया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा।
दरअसल किसानों के मेहनत की फसल रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाती है। धान, मक्का, गेहूं के एक बड़ा हिस्सा चूहे की वजह से बर्बाद होता है। ये ड्रम मिलने से उन्हें बहुत आसानी होगी और वे अनाज का भंडारण भी कर सकेंगे। इस योजना के तहत लाभ मिलने वाले किसान भी इससे बेहद खुश हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जनजातीय उप योजना के तहत जो किसानों भाई को और महिला किसानों को हम लोग अनाज भंडारण हेतु जो कंटेनर जिसको ड्रम कहते हैं वो दे रहे हैं। हम लोग देने का मकसद जो हमारा है कि अनाज जो ये लोग भंडारण करते हैं करने का उन लोगों के पास समुचित व्यवस्था नहीं है, तो नतीजा ये होता है कि मोस्टली जो इन लोगों का थोड़ा बहुत अनाज जो होता है चूहे के द्वारा काफ़ी बर्बाद हो जाता है। इसके लिए किसान को जो मैम बदली कि जो अनाज भंडारण नहीं कर पाते हैं किसान, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक गांव समाज की बात है, जहाँ पे गांव में फूसे घर होते हैं, मिट्टी घर होते हैं, जहाँ पे चूहा बहुत ज़्यादा अनाज बर्बाद करता है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा ड्रम है, कंटेनर है जो किसानों को दिया जा रहा है अनाज को भंडारण करने के लिए। वही देखिए, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार टैंकर पलट गई। टैंकर खाद्य तेल से भरी थी। जैसे ही लोगों को टैंकर में तेल होने की जानकारी मिली, लोगों की भारी भीड़ टैंकर के पास तेल की लूट के लिए जमा हो गई, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाया और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोक के बाद भी सिमडेगा में नदियों से बालू का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां नदी घाटों से सुबह 3 बजे से ही बालू का अवैध उठाव शुरू हो जाता है, जो देर शाम तक चलता है। बालू लदे ट्रैक्टर बड़े आराम से कलेक्ट्रेट और थाने के सामने से गुजरते हैं, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। अवैध खनन से जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं नदियों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। हाल ये है कि पालमाड़ा नदी से बालू खत्म होने लगा है और यहाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं। ऐसे में नदी के विलुप्त होने के साथ ही जल संकट गहराने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। नदी घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीरामपुरी ने। हम इस वक्त मौजूद हैं पालामाड़ा नदी के किनारे। सिमडेगा में जो अवैध बालू का तस्करी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार न्यूज दिखाने के बाद भी बालू तस्करी नहीं रुक रहा है। देखिए, नदी से निकलकर ट्रैक्टर पर बालू इधर से निकलता है, वहाँ नदी से उसके बाद जाता है। नदी पर देख सकते हैं, नदी से सैकड़ों ट्रैक्टर लगे हुए हैं जो सुबह 3 बजे से बालू का उठाव कर रहे हैं और बालू यहाँ धड़ल्ले से उठ रहा है। और नदी की जो हाल है, नदी का जो हाल इन्होंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। बालू खत्म होने से यहाँ पर पेड़ पौधे उगाए हैं। धीरे 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 नदी का जल स्तर भी खत्म हो रहा है और बालू वही खत्म हो रहा है, जिसका नतीजा है कि आने वाले समय में जल संकट भी होगा। और ट्रैक्टर जब खबर करने पहुँचिए तो बेधड़ल्ले से भागते हुए नजर आते हैं। देखिए, बालू लोड होके जा रहा है, पर जिला प्रशासन के लोग कहाँ सोए रहते हैं ये समझ नहीं आता। और जब तक जगते हैं अधिकारी, तब तक इस नदी से सैकड़ों ट्रैक्टर बालू भोर 3 बजे से उठता है और 8 बजे दिन तक उठता रहता है। शहर में ही ये बालू जा रहा है, जहां शहर की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगी हुई है, जिस पर भी अधिकारी देखते हैं कि बालू जा रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस तरह धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है, जिससे सिमडेगा का जो बालू है वो खत्म होता जा रहा है। और इस तरह राजस्व की जो हानि हो रही है उसे रोकने की चिंता जिला प्रशासन को नहीं है। पूरा राज्य बदनाम है अवैध खनन को लेकर। ईडी में मामला चल रहा है, मामला सीबीआई में आने वाला है। यहाँ का जो संपत्ति है वो बांग्लादेश तक भेजे जाने की चर्चा हो रही है। और सिमडेगा की जो बालू है, इस तरह से निरंतर उठाव हो रहा है। जिला प्रशासन की देख रेख में उठाव हो रहा है, यही हम कह सकते हैं। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से इससे राहत मिल रही है। बच्चे भी बारिश का मजा ले रहे हैं। बच्चों से बात की हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। मौसम ने करवट ली है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि झमाझम बारिश जो है वो रांची में हो रही है। कहीं ना कहीं जो काफी ज्यादा गर्मी कहीं ना कहीं पड़ रही थी। और तापमान, अगर हम शुक्रवार के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से जो है रांची वासियों को
थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलने के आसार है। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं तस्वीरों में कि कुछ बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे बाहर निकले हुए हैं और बारिश का जो है वो मज़ा ले रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो एंजॉय कर रहे हैं। शायद यहाँ पे बारिश में ही खास तौर पर निकले हैं बारिश का आनंद लेने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब ये स्पेशली बारिश में निकले या ऐसे ही कहीं जा रहे थे और बारिश हो गई? नहीं, हम लोग एक्चुअली जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए और देखा कि बारिश हो रही है तो हम लोग रुक गए। बिकॉज गर्मी इतनी थी, इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई थी। तो खेलना तो बनता था। क्या खेले? फुटबॉल खेले। कि बारिश में बाहर नहीं निकलना है, भीगना नहीं है, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग तो सामान लेने निकले थे और अचानक से बारिश हो गई थी। देख लो, मम्मी को बहाना देने के लिए रेडी है कि हम लोग तो सामान लेने गए थे लेकिन अचानक से बारिश हो गई, ये बहाना दे देंगे मम्मी को। हाँ। तो बच जाएंगे। हाँ। बड़े तेज बच्चे आज के। खैर बता दें कि राजधानी रांची में जो है लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज हो रही थी। हालांकि सुबह में जो है काफ़ी गर्मी रहती थी, शाम में कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज थोड़ा बदलता था और हल्की फुल्की बारिश तो होती थी, लेकिन ज़्यादा तापमान में उससे ज़्यादा तापमान में फ़र्क नहीं महसूस किया जाता था और गर्मी का प्रकोप जो है वो सुबह के समय जारी रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश से ये आशंका जताई जा रही है कि लोगों को जो है गर्मी से राहत मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान 25 मई तक जो है राजधानी रांची समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश की आशंका है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और इधर रांची में गर्मी का असर धोनी के फार्म हाउस में भी देखा जा रहा है। माही के फार्म हाउस में फिशिंग के लिए बनाए गए तालाब में सैकड़ों बतख मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले खुद साक्षी धोनी बेटी जीवा के साथ फार्म हाउस पहुंची थी और इस तालाब में तैरते बतखों को देखकर काफी खुश नजर आई थी। दरअसल फार्म हाउस के बीचों बीच बने इस तालाब को फिशिंग के लिए तैयार किया गया है। हालांकि अभी तालाब निर्माण को लेकर काफी काम बाकी है। तो बिल्कुल तस्वीरें देखिए आप, जहां पर तालाब में बतखों की मस्ती जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। फिशिंग के लिए यह तालाब महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में बनाया गया है। साक्षी और जीवा भी यहां पर पहुंची थी और इस नज़ारे को देखकर वो काफी खुश भी हुई थी। और झारखंड के रेशम के धागों को पिरोकर अब उससे खूबसूरत साड़ियों को रूप दिया जा रहा है। पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। झारखंड राज्य खादी बोर्ड ने यह नई पहल की है। चांडिल के केंद्र में तसर धागों की बुनाई और फिर उसकी डिजाइनिंग तक का काम किया जा रहा है। अभी उत्पादन समिति या मात्रा में है, पर धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ाने की योजना भी है। बोर्ड अब आमदा और कुचाई के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्रों में भी साड़ियों के उत्पादन पर फोकस कर रहा है। इससे राज्य के बुनकरों को रोजगार और झारखंड में बनी साड़ियों को बाजार मिलेगा। इसमें बनाने के लिए 3 दिन टाइम लगता है एक साड़ी में, और यह साड़ी शुद्ध एकदम यहाँ के कोकुन से ही तसर धागा निकाल के तैयार किया गया है। चूँकि यह साड़ी वैसे। और वहीं देखिए, स्वैच्छिक संस्था क्विट्स अलायंस ने झारखंड, बिहार और गुजरात में एक सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक झारखंड की 88% लड़कियां ई लर्निंग का शौक रखती हैं, यानी मोबाइल के जरिए पढ़ाई करना चाहती हैं। कोविड के दौरान बिहार, झारखंड और गुजरात के 500 हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की किशोरियों से प्रतिक्रिया मांगी गई। इसी अध्ययन को साझा करने के लिए रांची में संस्था ने सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बताया गया कि जिन घरों में केवल एक मोबाइल फोन है, वहां किशोरियां मोबाइल पर हर दिन 1 घंटे से कम समय बिताती हैं। वहीं जिन घरों में 2 मोबाइल फोन है, वहां 83% किशोरियां 1 से 2 घंटे मोबाइल पर अपना वक्त बिताती हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में ई लर्निंग और ऑफलाइन एजुकेशन को एक समान